Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 15th of April 2024. 15 अप्रैल 2024 का एनालिसिस देखेंगे. छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल. लाइक जरूर करिए करिए और एक कमेंट कर सकते हैं आप लोग. तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर किया करिए. दैट इज मतलब उसको एक रिचुअल बना लीजिए. स्टार्ट करेंगे. जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना. ये नहीं कि सर मैं ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, कोई जरूरत नहीं है. जितना पढ़ाऊंगा वो काफी रहेगा. पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस के साथ जिनके आंसर आपको देने हैं. पहला सवाल बड़ा छोटा सा सवाल है. आई होप आप लोग कर पाएंगे इसको. इंडिया एक एक्सरसाइज करता है जॉइंट मिलिट्री जिसका नाम है दस्तलिक. किसके साथ करता है ये एक्सरसाइज? ऑप्शन आर ओमान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान. आसान सवाल है, पहले भी पढ़ाया हुआ है मैंने आपको. इसका करेक्ट आंसर है बी, उज्बेकिस्तान. आई होप आप लोगों से बन गया होगा. कितने लोगों से बना है, कितने क्वेश्चन, ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. दूसरा सवाल अगेन मैंने पढ़ाया हुआ सवाल है. विच मिशन डिड इसरो अचीव अ जीरो ऑर्बिटल डेब्री माइलस्टोन विद? किस मिशन में अभी जीरो ऑर्बिटल डेब्री, मैंने बताया था ना जिसमें पोयम मॉड्यूल भी था. इसका आप ऑप्शन दिए हैं, देखो. जीएसएलवी D6, पीएसएलवी C35, पीएसएलवी C58 या जीएसएलवी F08. तो जीरो ऑर्बिटल डेब्री कौन से में माइलस्टोन में अचीव किया है? इसका करेक्ट आंसर है सी, पीएसएलवी C58. आसान सवाल था. क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं. नाउ दिस अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. इसमें कुछ नई चीज भी आपको बताऊंगा मैं. विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड अ नेशनल इमरजेंसी टू कॉम्बैट द जोम्बी ड्रग क्राइसिस? अब यहाँ जोम्बी ड्रग क्राइसिस की बात चली. जोम्बी वायरस की बात नहीं चली. जोम्बी वायरस क्या होता है? जो बर्फ में बहुत सालों तक पड़े रहते हैं उसके बाद फिर दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं ना, वो जोम्बी वायरस कहलाते हैं. ये जोम्बी ड्रग क्राइसिस की बात कर रहे हैं कि कोई ऐसी ड्रग हो जिसके लिए आप इतना पागल हो जाओ कि आप फिर जॉम्बी टाइप के बिहेव करने लगो, जॉम्बी बन जाओ. वो गो गोआ गॉन मूवी किसी ने अपने आपने देखी हो अगर, तो वो जॉम्बी, वो इंडिया की पहली जॉम्बी मूवी थी. अगर आपको नहीं पता मैं आपको बताता हूँ. इट्स अ वेरी गुड मूवी एक्चुअली. है ना, काफी पुरानी है, पहले नहीं चली थी इतनी, लेकिन आप उसको देखोगे तो दैट इज अ वेरी गुड मूवी, गो गोआ गॉन. तो उसमें जॉम्बी ड्रग के बारे में ही बताया हुआ है. तो ये जॉम्बी ड्रग क्राइसिस जो है ये कौन सी कंट्री में हुआ है, इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया? तो ऑप्शन आपके सामने है. लिबेरिया, सियरा लियोन, घाना, नाइजीरिया. करेक्ट आंसर इज बी, सियरा लियोन. याद रखिएगा, कुश नाम की एक दवाई है. यहाँ पे देखो, इट्स ओपियोइड कुश नाम का. और ये ओपियोइड कुश बनता कैसे है? तो ये बनता है, याद रखिएगा, ह्यूमन बोन्स से बनता है. तो दे आर मेकिंग दिस फ्रॉम ह्यूमन बोन्स. और इस कारण से यूथ क्या कर रहे हैं वहां पे? दे आर डिगिंग द ग्रेव्स. वो ग्रेव्स डिग कर करके स्केलेटन्स निकाल रहे हैं वहां से. तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट इशू है जो कि एक तरीके से जॉम्बी क्रिएशन कर रहा है. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस. 3 सवाल थे, कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको. स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस को. फ्रंट पेज में न्यूज नहीं है तो हम ऑब्वियसली बात है फिर स्टार्ट करेंगे लास्ट से, जहां से न्यूज हमको मिलना शुरू होते हैं. एक्चुअली लास्ट से ही ज्यादा अच्छा पेपर रहता ही है ना. फ्रंट में अगर है तो ठीक, नहीं अगर अगर है तो फिर लास्ट से ही बढ़ा करो. तो हम देखते हैं लास्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है. मैप्स के साथ हम डिस्कस करेंगे. तो कोई भी इवेंट होगा तो मैप उसका रहेगा, आप टेंशन मत लेना. तो पहला जो टॉपिक है वो है सोलोमन आइलैंड्स में पोल्स यानी इलेक्शन होने वाले हैं. और इस बार जो इलेक्शन हो रहे हैं वो चाइना के इन्फ्लुएंस में हो रहे हैं, क्योंकि सोलोमन आइलैंड ने रिसेंटली बहुत ज्यादा क्लोजनेस जो है वो चाइना से बढ़ा ली है. सोलोमन आइलैंड की सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ये फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी है जिसको इंडिपेंडेंस मिला 1978 में. याद रखेगा, 1978 में इंडिपेंडेंस मिला सोलोमन आइलैंड्स को. ये पैसिफिक ओशियन में है, ब्रिटिश कॉलोनी है, फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी है. इंडिपेंडेंस 1978 में मिला. इतने फैक्ट आपको पता है. पहले इसके रिलेशन ताइवान के साथ थे, लेकिन 2019 में इन्होंने ताइवान के साथ रिलेशनशिप को सेवर कर लिया और फिर ये किसकी तरफ चले गए? ये चाइना की तरफ चले गए. प्रेजेंटली जो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फिगर है, प्राइम मिनिस्टर मनाशेह सोगावारे. याद रखिएगा, मनाशेह सोगावारे. ही इज हैविंग अ सिक्योरिटी पैक्ट विद बीजिंग. 2022 में ही उन्होंने एक सिक्योरिटी पैक्ट भी किया है बीजिंग के साथ. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि डिटरमाइन करेगा रिलेशन बिटवीन दिस सोलोमन आइलैंड्स एंड चाइना. तो अब मैं थोड़ा सा आपको एक 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 चीज दिखाऊंगा इसमें. ये है जो मैप लोकेशन है. ऑब्वियसली बात है, देखो मैंने अपने नोट्स में भी यही सब पॉइंट्स इंक्लूड किए. तो ऐसा मत सोचा करो कि नोट्स में न्यूज़पेपर का नहीं रहता. देखो, ब्रिटिश कॉलोनी, इंडिपेंडेंस 1978, फिर मैंने बैकग्राउंड दिया है सोलोमन आइलैंड के इलेक्शन का, चाइना का इन्फ्लुएंस बताया है, प्राइम मिनिस्टर मनासे सोगावारे के बारे में बताया है, 2022 के सिक्योरिटी पैक्ट के बारे में बताया है. तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर. जो न्यूज़पेपर में आया है वही मैंने यहाँ पे नोट्स में बनाया है. तो ऐसा नहीं है कि नहीं है. हाँ, अब यहाँ पे देखो कुछ इश्यूज
न्यूज भी हैं, जैसे चैलेंजेस हैं क्या, क्योंकि अपोजिशन कैंडिडेट्स हैं उनको वीजिंग का बहुत ज्यादा लग रहा है कि भैया उसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, तो दैट विल नॉट बी गुड, है ना। इंटरनेशनल स्क्रूटनी ऑलरेडी है, यूएसए भी इसको इलेक्शन को देखेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पैसिफिक आइलैंड है ये, और पैसिफिक आइलैंड में चाइना का प्रेजेंस ज्यादा नहीं चाहता है, अमेरिका भी नहीं चाहता, इंडिया भी तो ऑब्वियसली बात है नहीं चाहता, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। अब यहाँ पे अगर हम मैप लोकेशन देखें तो ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज द पैसिफिक ओशन, है ना, दिस इज द पैसिफिक ओशन, और यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स के बहुत सारे ग्रुप है ना। तो यहाँ पे यू कैन सी द पापा न्यूगिनी है यहाँ पे, और उसके जस्ट साथ जुड़ा हुआ यहाँ पे सोलोमन आइलैंड्स है ना, और होनियारा उसकी कैपिटल है। तो सोलोमन आइलैंड्स आपको दिख रहा होगा, ऊपर एक नाउरू आइलैंड भी है, किरिबाती भी है, तुवालू भी है, फिजी भी है, वनुआतू है, न्यू कैलेडोनिया है, कोरल सी है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप लोकेशन, आपको समझ में आ गया होगा। आसपास के आइलैंड्स और आपने देख लिए होंगे, कहीं पूछ सकता है कि ये आइलैंड कहाँ पर है, तो पैसिफिक का आइलैंड याद रखेगा, है ना। वैसे भी ये पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, ये भी तीनों पैसिफिक के ही पार्ट है। अच्छा, आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, सोलोमन आइलैंड्स किसका पार्ट है, पॉलिनेशिया का पार्ट है कि मेलानेशिया का पार्ट है कि माइक्रोनेशिया का पार्ट है ना। तो दिस अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन टू यू, आई होप आप लोग कर पाएंगे, एक बार सर्च करके बताना मेरे को, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट न्यूज आर्टिकल, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, आपको समझ में आ गया होगा। काफी कुछ चीजें हमने इसमें देखी, सोलोमन आइलैंड्स की थोड़ी हिस्ट्री भी जानी, सारी चीजें हमने देख ली, है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सेकंड न्यूज यहाँ पे, नोत्रे डेम राइजेस फ्रॉम द एशेस 5 years आफ्टर द फायर। तो 5 साल पहले यानी कि 2019 में नोत्रे डेम कैथेड्रल जो है, देखो लिखा भी है नोट्रे डेम कैथेड्रल, ये पेरिस में है। ये इसमें आग लग गई थी, और अभी 5 साल के बाद यानी कि 2019 के बाद अब ये दोबारा से इट हैज रिजन फ्रॉम द एशेस, जैसे फिनिक्स होता है वैसे ही। एंड से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आता है ये नोट्रे डेम, याद रखिएगा। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पेरिस में ये सिचुएटेड है कैथेड्रल, ठीक है ना। तीसरी न्यूज में आते हैं, इजराइल ने स्ट्राइक किया है एक ईस्ट लेबनान में, तो हिजबुल्ला ने भी गोलन हाइट्स में फायर किया है, ठीक है ना। तो हिजबुल्ला कहाँ पे है, हिजबुल्ला लेबनान में एक्टिव है। हिजबुल्ला को सपोर्ट कौन करता है, तो सपोर्ट उसको ईरान करता है, ठीक है। ये दो मोटी मोटी बातें। अब बात चल रही है गोलन हाइट्स की, तो गोलन हाइट्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, और मैप में भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो गोलन हाइट्स की अगर हम बात करें तो उसको गोलन कहा जाता है। एक रॉकी प्लेटू है ये, जो कि लोकेटेड है साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सीरिया में, इट इज लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सीरिया। ज्योग्राफिकली बात करें तो ये बेसाल्टिक प्लेट्यू, इट्स अ बेसाल्टिक प्लेट्यू इफ यू टॉक ज्योग्राफिकली। और इसमें बॉर्डर है यारमूक रिवर का, साउथ में आपको यारमूक रिवर मिलेगी, सी ऑफ गैलिली एंड हुला वैली मिलेगी वेस्ट में। एंटी लेबनान, यहाँ पे आपको एंटी लेबनान विद माउंट हरमन मिलेगा, एंड वादी रक्काद ईस्ट में मिलेगी, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, यारमुक रिवर, सी ऑफ गैलिली, है ना। हुला वैली भी थोड़ा याद रख सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकली बात करें तो गोलन हाइट्स जो है पहले सीरिया का पार्ट था, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जब 1967 में वॉर होता है, 6 डे वॉर जिसको हम बोलते हैं, तो इसराइल ने कैप्चर कर लिया था गोलन हाइट्स को सीरिया से। और 1981 में इसराइल ने यूनिलेटरली अनेक्स कर लिया जो पूरा का पूरा गोलन हाइट है, एंड दिस मूव वाज कंडेम्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी, बट इसराइल डिड एनीवेज, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको मैप दिख रहा होगा, तो यहाँ पे सबसे ऊपर अगर आप देखो तो दिस इज द लेबनान वाला पोर्शन, है ना। एंड इसके अलावा यहाँ पे ये इसराइल है, और ये है सीरिया, जिसमें सीरिया के पार्ट में आता है गोलन हाइट्स। बट ये पूरा जो पार्ट है ये कवर किसने कर लिया है, ये कवर कर लिया है आपके इसराइल ने ही कैप्चर कर लिया है, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा था कि इसका बॉर्डर शेयर होता है कहाँ कहाँ, तो आप देखिए साउथ में आपको यारमूक रिवर दिख रही होगी, दिस इज द यारमूक रिवर, है ना, यू कैन सी। एंड देन सी ऑफ गैलिली भी मैंने आपको बताया था, सी ऑफ गैलिली बताया था, यहीं पे हुला वैली भी है, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक। तो ये कुछ चीजें थी जो कि इंपॉर्टेंट थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं, ओके। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम। यहाँ पे मैंने आपको जो जो इंपॉर्टेंट था वो सारा बता दिया है ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको इससे ज्यादा जानने की जरूरत है। गोलन हाइट्स आपने जान लिया, लोकेशन जान ली, कब कहाँ था और उसके बाद कैसे गया, ये भी आपने देख लिया, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। आज बहुत अच्छे अच्छे न्यूज आर्टिकल्स आए हैं, तो वो सब टेंशन मत लेना, मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। तो जो भी है इंपॉर्टेंट, जैसे डॉक्सिंग भी आया है आज,
तो यहाँ पे कंगना रनावत अब अपने चुनाव का प्रचार कर रही हैं, तो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। ठीक है, अब यहां पर हम आते हैं बड़ी न्यूज में आते हैं, दैट द बिग न्यूज इज रेलवेज डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर नियर्स कंप्लीशन। तो फ्रीट का मतलब क्या होता है, जो माल माल ढोने वाला है ना, तो माल के लिए होता है फ्रीट कॉरिडोर। तो फ्रीट कॉरिडोर दो बनने थे, एक ईस्टर्न और दूसरा वेस्टर्न। वो दोनों ही लगभग कंप्लीशन में है, एक तो कंप्लीट हो चुका है, दूसरा लगभग कंप्लीशन में है। एंड इसको बना कौन रहा है, DFCCIL। तो पहले तो हमें आपको बता दूं कि फ्रीट कॉरिडोर बन रहा है, दो आर्म्स हैं इसकी, एक है ईस्टर्न, दूसरा है वेस्टर्न। इनको बनाने के लिए जो बॉडी है उसका नाम है DFCCIL। DFCCIL इट्स अ स्पेशल पर्पस व्हीकल ऑफ इंडियन रेलवेज, इट इज ऑपरेटिंग द बोथ द आर्म्स ऑफ द कॉरिडोर। ठीक है ना, कॉरिडोर की दोनों आर्म्स यही ऑपरेट कर रहा है। DFCCIL स्पेशल पर्पस व्हीकल है इंडियन रेलवेज का। ठीक है ना, अगर आपसे कोई पूछे कि DFCCIL क्या है, तो इट्स अ स्पेशल पर्पस व्हीकल ऑफ द इंडियन रेलवेज। ठीक है ना, अब DFCCIL का फुल फॉर्म भी दिया हुआ है, शायद नहीं दिया क्या, डेडिकेटेड, वो तो नाम से ही क्लियर है वैसे, डेडिकेटेड फ्लीट कॉरिडोर से ही ऐसे कुछ होगा, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि मैंने लिखा हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ। डेडिकेटेड फ्लीट कॉरिडोर जो है, ये है इंडियाज डेडिकेटेड फ्लीट कॉरिडोर नेटवर्क, और डेडिकेटेड फ्लीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है। DFCCIL जो है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है, डेडिकेटेड फ्लीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये बेसिकली ये बॉडी है जो कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है ऑफ द इंडियन रेलवेज। और इसका बेनिफिट क्या होगा डेडिकेटेड फ्लीट कॉरिडोर का, तो एक तो फास्टर डिलीवरी, जो माल है उसकी डिलीवरी फास्ट होगी, कॉस्ट थोड़ा डिक्रीज होगी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट उसको हम बोलते हैं, और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी कम होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है वो थोड़ा कम हो पाएगा। ये मैंने आपको बता दिया कि स्पेशल पर्पस व्हीकल है। अब ये दो पार्ट्स में है, एक है ईस्टर्न कॉरिडोर और दूसरा है वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर। तो द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लीट कॉरिडोर जो है लगभग 1337 किलोमीटर का है, फ्रॉम लुधियाना जो कि पंजाब में है टू सोननगर इन बिहार, है ना, एंड ये फुल्ली ऑपरेशनल है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लीट कॉरिडोर जो है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल नवी मुंबई से दादरी उत्तर प्रदेश तक जाएगा। यहाँ पे 88% काम कंप्लीट हुआ है, नियर कंप्लीशन है। ठीक है ना, ये दोनों कॉरिडोर्स और लोकेशन याद रखना है इसकी, एक तो लुधियाना इन पंजाब से लेकर के सोननगर बिहार तक है, और दूसरा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से लेकर के दादरी इन उत्तर प्रदेश तक है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीस थिंग्स, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम, जो भी इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करें। तो यू कैन ऑल्सो मूव विद मी, आप भी मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे मनी वाइज में जो आया है ये हम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगली न्यूज है, व्हाट इज डॉक्सिंग एंड व्हाट मेजर्स कैन यू टेक इफ इट हैपेंस टू यू। तो डॉक्सिंग पहले तो पता होना जरूरी है। तो अभी एक एक्चुअली एक महिला थी जिन्होंने कहा कि भाई मेरा एक डांस करने का वीडियो था, फला फला व्यक्ति ने वो डांस करने का वीडियो वायरल कर दिया। ठीक है ना, तो क्या होता है क्या कि आपका कई बार बहुत ही पर्सनल कोई वीडियो होता है या पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन होती है, और कोई दूसरा व्यक्ति बिना कंसेंट के उसको डाल देता है। ठीक है ना, और उससे भी आपका हरासमेंट हो सकता है, दैट कैन ऑल्सो लीड टू हरासमेंट। तो ये जो चीज है, ये पूरी प्रोसेस कहलाती है डॉक्सिंग। अब ऐसा नहीं कि माँ माँ बाप ने शेयर कर दिया बच्चे की तो बच्चे बोलने कि मेरा हरासमेंट हो गया है, बट नॉर्मली होता है कि जब कोई व्यक्ति आपकी द एक्ट ऑफ डिजिटली पब्लिशिंग पर्सन्स प्राइवेट डिटेल्स, ये ही डॉक्सिंग कहलाती है। ठीक है ना, और डॉक्सर्स जो होते हैं, मतलब जो डॉक्सिंग कर रहा है, वो क्या करते थे, पब्लिसाइज हाईली पर्सनल डेटा, है ना, जैसे कि होम का एड्रेस हो गया, फोन नंबर, प्राइवेट ईमेल आईडी, मेडिकल कंडीशन, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, सोशल सिक्योरिटी नंबर, लाइव लोकेशन, इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, है ना, ऑल दीज इंफॉर्मेशन जो कि या तो उसने इलीगल मेथड से ऑब्टेन की है, या हैकिंग के थ्रू ऑब्टेन की है, या थेफ्ट के थ्रू ऑब्टेन की है। अगर थेफ्ट के थ्रू नहीं भी की है, तो भी अगर उसने बिना कंसेंट के आपसे इस तरीके से शेयर कर दिया है कि आपको हरासमेंट हो रहा है, तो आप उसको डॉक्सिंग का वो लगा सकते हैं। ठीक है ना, अब डॉक्सिंग के लिए बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एक तो वो भी मतलब से वो प्रोवाइड करते हैं पोर्टल, जैसे एक्स पोर्टल है, एक्स में आप जाके रिपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा इंडिया में अगर आपके साथ डॉक्सिंग हुई है, तो आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, यहाँ पर जाकर के इसको रिपोर्ट कर सकते हो और इंसिडेंट लॉग कर सकते हो, FIR भी आप करा सकते हो, है ना। तो दैट इज अगेन अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड सोशल मीडिया कंपनी जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, चूंकि वो इंडिया के ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स के अंतर्गत आती हैं, तो सबमिटिंग अ साइबर क्राइम कंप्लेंट इज वन वे
टू मेक श्योर दैट द प्लेटफॉर्म इज फोर्स टू टेक एक्शन क्विकली। तो आप साइबर क्राइम कंप्लेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स। एंड डॉक्सिंग एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी, डॉक्सिंग के बारे में पता चल गया होगा, है ना। तो दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यहाँ पे इस पेज में एक अच्छा आर्टिकल आया है। यस, दिस आर्टिकल इज देयर। अब ये जो आर्टिकल है वो है फर्टिलिटी लेवल ड्रॉप्स बिलो 1 इन मेनी एशियन कंट्रीज। बहुत सारी एशियन कंट्रीज हैं, जैसे कि सिंगापुर हो गई, साउथ कोरिया हो गई, हांगकांग हो गई, चाइना हो गई, जापान हो गई। यहाँ पे बहुत ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे जो फर्टिलिटी लेवल है, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो 1 से भी कम हो गया है, मतलब 1 के आसपास है या 1 से कम हो गया है, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो हम बात कर लेते हैं फर्टिलिटी लेवल का, फर्टिलिटी लेवल ड्रॉप का। तो जो ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं, वहां पे एक पॉपुलेशन क्राइसिस हो रही है। क्यों? क्योंकि देयर हैज बीन अ ड्रामेटिक डिक्लाइन इन द बर्थ रेट्स। फर्टिलिटी रेट्स इन कंट्रीज आर बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल रेट। यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज है कि फर्टिलिटी लेवल बहुत सारी कंट्रीज में रिप्लेसमेंट लेवल से कम है। साउथ कोरिया और हांगकांग में तो वर्ल्ड का लोएस्ट रेट चल रहा है, मतलब 1 के आसपास चल रहा है, ठीक है ना। एंड चाइना में जैसे 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, इस कारण से वहां पे बर्थ रेट रिड्यूस हो गया था बहुत ज्यादा। रीजंस क्या है? क्योंकि पहला तो एक तो बच्चों को पालने का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। लॉस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटीज फॉर मदर्स। बहुत सारी मदर्स प्रेफर करती हैं बच्चा ना होना, क्योंकि इससे उनकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज पे नुकसान पहुंचता है। एंड कई लोग अब प्रेफर करते हैं स्मॉलर फैमिलीज को, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है, इसके कंसिक्वेंसेस होंगे। एजिंग पॉपुलेशन जो है, ओल्डर पॉपुलेशन की बढ़ जाएगी। जैसे जापान में 1/3 पॉपुलेशन 65 ईयर से ऊपर की है, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। गवर्नमेंट की एफर्ट क्या रहेंगे? जैसे चाइना ने कहा भैया 2 बच्चे करो, है ना, पैसा देना शुरू कर दिया। कई लोगों ने फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी देना शुरू कर दिया है। और एक और इसका नुकसान ये भी होता है ना कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं रह जाता, काम कराओगे किससे? बूढ़ों से तो काम नहीं कराओगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है। अगला जो टॉपिक है यहाँ पे, इसमें जो बात चल रही है रिप्लेसमेंट रेट की। तो रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है? तो रिप्लेसमेंट रेट वो फर्टिलिटी रेट होता है जिसमें जो करंट पॉपुलेशन है एग्जैक्टली वो पॉपुलेशन रिप्लेस हो जाए। मतलब कि अगर 2 पेरेंट्स हैं तो 2 बच्चे हो जाए। तो 2 पेरेंट्स 2 बच्चे, मतलब कि आपने पेरेंट्स को एग्जैक्टली रिप्लेस कर दिया ना अगली जनरेशन ने। तो नेक्स्ट जनरेशन जिस रेट पे एग्जैक्टली रिप्लेस कर दे प्रेजेंट जनरेशन को, वही कहलाता है रिप्लेसमेंट रेट। और ये 2.1 माना गया है, 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन। एक होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। ये एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन होता है दैट अ वुमेन इज एक्सपेक्टेड टू बियर इन हर लाइफ टाइम। मतलब जो 15 से 49 की एज है, जिसमें प्रेगनेंसी की एज मानी जाती है 15 से 49, तो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो वुमेन बियर करेगी इस पूरे लाइफ टाइम में, तो वो टोटल फर्टिलिटी रेट कहलाता है, ठीक है ना। रिप्लेसमेंट रेट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा एक टॉपिक था, इक्वाडोर ने रेड किया है मैक्सिकन एम्बेसी के ऊपर। तो इक्वाडोर ने रेड किया है मैक्सिकन एम्बेसी के ऊपर, जो कि इक्वाडोर में सिचुएटेड थी। तो ये वायलेशन है वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस का। ऑब्वियसली बात है, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस का ये वायलेशन है। वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन फोर्स में आया था अप्रैल 24 1964, 1964 में ये फोर्स में आया। एंड अडॉप्शन इसका हुआ था 1961 में। कब हुआ था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिप्लोमेटिक इंटरकोर्स हुआ था एंड इम्यूनिटीज वाज हेल्ड इन वियना ऑस्ट्रिया। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन डिप्लोमेटिक इंटरकोर्स एंड इम्यूनिटीज हेल्ड इन वियना। तो वहां पर ही इसको 1861 में अडॉप्ट किया गया था, और 1961 में अडॉप्ट किया गया था, और 1964 में ये फोर्स में आया था, ठीक है ना। तो अभी हुआ क्या था कि एक्चुअली जो इक्वाडोरियन प्रेसिडेंट है, उनका ये कहना है कि वो एंटी करप्शन एफर्ट है उनका। लेकिन चूंकि डिप्लोमेट्स और जो ये एम्बेसीज होती हैं, दे आर ऑलवेज इम्यून टू ऑल दिस थिंग्स। इस कारण से उन्होंने इस चीज को जो है वो मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं भैया, आपने वायलेशन किया, आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। इक्वाडोर की लोकेशन अगर आप देखें तो इक्वाडोर की लोकेशन दिख रहा होगा ऊपर, आप कोलंबिया के साथ बॉर्डर देख सकते हैं। इसका कोलंबिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नीचे पेरू के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो पेरू के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे इसकी जो इसमें क्विटो इसकी जो कैपिटल है, जहां पर ये एम्बेसी थी, क्विटो आपको दिख रहा होगा। एंडीज माउंटेन रेंजेस इसका पार्ट है, एंडीज भी यहाँ पे आती हैं, ठीक है ना। वाटर बॉडीज में गल्फ ऑफ गयाकिल आपको दिख रहा होगा ऊपर, पैसिफिक के साथ भी ऑब्वियस है। इक्वेटर जो है इक्वाडोर से पास करता है, याद रखिएगा, इक्वेटर से पास करता है इक्वाडोर, इक्वाडोर में से, दैट इज अ थिंग।
एक और टॉपिक था आज क्रायोजेनिक्स का। तो क्रायोजेनिक्स एक्चुअली डील्स विद द एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर विच इज लेस देन -153 डिग्री सेंटीग्रेड। तो याद रखिएगा क्रायोजेनिक्स की जब हम बात करेंगे तो हमारा मतलब होगा कि 153 -153 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का टेम्परेचर, यानी कि फ़ारेनहाइट में बात करें तो -247 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम का टेम्परेचर, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसमें यूज की जाती है क्रायोजेनिक्स में। लिक्विड हीलियम हो गया एंड नाइट्रोजन जो हो गया, दे कॉमन कूलेंट्स इन क्रायोजेनिक्स। तो कॉमन जो कूलेंट्स हैं वो लिक्विड हीलियम हो गए, नाइट्रोजन हो गए। जैसे लिक्विड नाइट्रोजन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेंटीग्रेड है। लिक्विड हीलियम है, उसका बॉइलिंग पॉइंट -269 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इससे कम होना चाहिए टेम्परेचर ना। They have very low boiling points which make them ideal for achieving the cold temperatures। तो इसी कारण से इनको बहुत आइडियल होते हैं ये लोग, है ना, लिक्विड हीलियम, लिक्विड नाइट्रोजन। इसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं रॉकेट में लिक्विड हाइड्रोजन यूज होता है। इट्स अ वेरी पावरफुल रॉकेट फ्यूल। फ्यूल के रूप में लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया जाता है और ये क्रायोजेनिक स्टेज अचीव करता है -253 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो याद रखेगा। इसके अलावा क्रायोजेनिक हार्डनिंग स्ट्रेंथेंस द सर्टेन मटेरियल्स। जैसे कि स्टील आपको हार्ड करनी है तो लगभग -185 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टील बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। तो एमआरआई मशीन में भी कूलेंट्स का यूज होता है ताकि उनके जो पावरफुल मैग्नेट्स हैं वो कूल रहे। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।